जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप अपने आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं, ये फ़िज़िक्स की हमारी क्या है, आज तीसरी हमारी क्लास है। इससे पहले मैं 2 क्लास ऑलरेडी आपको मतलब पढ़ा चुका हूं, जिसमें हमने क्या किया है, लाइट चैप्टर जो होता है, जो प्रकाश होता है, उसको हमने क्या किया है, कंप्लीट किया है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं ना, तो लॉ ऑफ मोशन से पहले गति के नियम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ जो मोशन होता है, उससे पहले कुछ हम महत्वपूर्ण कुछ डेफिनेशन होती है, महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट होते हैं। जैसे आपको गति पता होना चाहिए क्या होती है, स्पीड क्या होती है, वेग क्या होता है, ठीक है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, जो जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं ना, और इनसे एक क्वेश्चन आना आपका तय है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आज सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो कल की क्लास आएगी उसमें हम तीनों गति के नियम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, विद उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, टारगेट क्रैश कोर्स है विद पीडीएफ, मतलब जितना भी ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, पीडीएफ मैं आपको दूंगा सारा, आप उस चीज़ की टेंशन ना लेंगे बिल्कुल भी। और जो भी पीडीएफ मिलेगी कहाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये मेरा क्या है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8006374568। तो जो भी कोई भाई बहन नया है, पहली बार वीडियो को देख रहा है, तो इससे पहले 2 वीडियो और हैं, वो जाके देखें। और उसके बाद इस पे आप हाई लिख के भेजेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक चला जाएगा, आप उसमें क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। उसमें ऐड होने के बाद सारी पीडीएफ जो मिलेंगी वो आपको उसी टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी सीधी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वीडियो में भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, हमारी कौन सी आज क्लास नंबर 3 है और टारगेट क्रैश कोर्स कर रहे हैं किसको, ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। तो एक होता है रेस्ट और दूसरा पॉइंट होता है मोशन। तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, विद एग्जाम्पल बताऊंगा। अगर रेस्ट की बात करते हैं तो रेस्ट को हिंदी में विराम बोलते हैं और मोशन को हम गति बोलते हैं। तो सबसे पहले विराम की डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो विराम की डेफिनेशन क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि जब वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती तो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ विराम और मोशन की जो डेफिनेशन है ना, वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करो ये क्या है, ये आपकी टेबल है और टेबल पे क्या रखी हुई है, एक बुक रखी हुई है। ये क्या है, बुक रखी हुई है। तो सपोज करो आपने ये बुक यहाँ रखी, अगर आप इस वस्तु को 1 घंटा बाद देखेंगे तब भी यहीं रहेगी बुक, 2 घंटा बाद देखेंगे तब भी यहीं रहेगी, 3 घंटा बाद देखेंगे तब भी यहीं रहेगी। इसका मतलब ये है, ये वस्तु जो है, ये जो बुक रखी हुई है मेज पे, ये क्या है, ये रेस्ट में है। तो जो भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपना स्थान चेंज नहीं करती, वो क्या कहलाती है, रेस्ट में कहलाती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। अगर मोशन की बात करता तो मोशन में गति क्या होती है, सपोज करो ये क्या थी, यहाँ पे सपोज करो आप खड़े हुए हैं, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हुए हैं और सामने से आपके कार गुजर के गई। तो जो ये कार है ना, ये क्या है, मोशन में है, किसके सापेक्ष, आपके सापेक्ष। और आप भी मोशन में है, किसके, कार के सापेक्ष। तो मतलब कुछ नहीं होता है, बस इतना सा याद रखना है, जब भी गति की बात करेगा तो वो जो वस्तु है ना, वो जो ऑब्जेक्ट है, वो क्या होगा, वो गति में होगा किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष। और अगर हम बात करते हैं रेस्ट की, तो रेस्ट में क्या होगा कि वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष क्या रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी, ठीक है। अब आते हैं इनकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन क्या कह रही है देखते हैं। तो डेफिनेशन कह रही है कि जब वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ नहीं बदलती है तो वस्तु विराम अवस्था में कही जाती है। मतलब समय के साथ कोई वस्तु जहाँ थी वो वहीं रही, अपने स्थान पे ही, तो क्या हुआ कि वो वस्तु कैसी है, रेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मेज पर रखी वस्तु मेज के सापेक्ष क्या है, विराम अवस्था में है। सपोज करो कोई वस्तु मेज पे रखी हुई है तो वो मेज के सापेक्ष क्या है, विराम अवस्था में है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। आपको उदाहरण देगा निम्न में से कौन सा विराम अवस्था का या रेस्ट का उदाहरण है, तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा। तो उनमें से आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में जो रेस्ट होता है, जो विराम होता है, वो होता क्या है, ठीक है। तो ये जितने भी पॉइंट है ना, इसी प्रकार से मैं डिस्कस करूँगा, सारे आपको क्लास में ही याद हो जाएंगे। उसके बाद आपको नोट्स में दे दूँगा पीडीएफ, अगर आप चाहते हैं तो आप खुद की भी नोट्स बना सकते हैं, कोई इशू है नहीं, ठीक है। अब चलते हैं गति के बारे में। गति क्या होती है, देखिए गति का मतलब है कि जब वस्तु की स्थिति किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ निरंतर बदलती रहती है तो वस्तु गति अवस्था में रहती है। मतलब सपोज करो एक वस्तु ये थी, एक वस्तु ये थी, तो किसी सपोज करो ये एक वस्तु की जो स्थिति है इस वस्तु के सापेक्ष में अगर बदलती रहेगी, पहले यहाँ थी, फिर यहाँ थी, फिर यहाँ थी, इसका मतलब ये क्या है, गति में है, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो वस्तु क्या है, गति, मतलब गति में है। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो अगर आप उसको वहीं पे देख पा रहे हैं तो वो क्या है, विराम अवस्था में है। ठीक है, फिर आगे लिखा हुआ है, नोट करके लिखा हुआ है, 3 स्टार मैंने लगाया हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो क्या कह रहा है, कोई वस्तु यदि किसी अन्य वस्तु की अपेक्षा विराम में है तो दूसरे वस्तु की अपेक्षा वह गति अवस्था में हो सकती है। सपोज करो ये कह रहा है कि कोई वस्तु यदि किसी वस्तु के अपेक्षा विराम में है तो वस्तु तो दूसरे वस्तु की अपेक्षा वह गति में हो सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा फैक्ट है। इसका मतलब ये है कि सपोज करो ये कार है और इस कार में आप जा रहे हैं, तो आप कार में आप बैठे हुए हैं और आपका भाई बराबर में बैठा हुआ है और एक व्यक्ति है या फिर एक ये नीम का पेड़ है, ये यहाँ पे क्या है, खड़ा हुआ है। तो जब ये पेड़ यहाँ पे खड़ा हुआ है, जब आपकी कार निकल के जाएगी ऐसे, तो क्या है, आप क्या है, जो आप बैठे हुए हैं ना यहाँ पे, इस पेड़ के सापेक्ष में क्या है, आप मोशन में हैं। लेकिन आपके बराबर में जो व्यक्ति बैठा हुआ है, आप क्या है, उसकी मतलब उसके सापेक्ष में क्या है, आपके रेस्ट में है। तो इसका मतलब यही है कि यदि एक कोई भी वस्तु है ना, वो एक वस्तु के जो कंपैरिजन में, एक वस्तु के सापेक्ष वो विराम अवस्था में हो सकती है और वही वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में क्या हो सकती है, गति अवस्था में हो सकती है। इतना आपको याद रखना है। तो आपको क्लियर हो गई मोशन क्या है, गति क्या है, इतना ही आपको याद रखना है, ज़्यादा याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं। अब आगे चलते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे ग्रुप डी में अक्सर कि अदिश राशि क्या होती हैं, सदिश राशि क्या होती हैं, और आप अक्सर कन्फ्यूज होते हैं। दो को एक साथ पढ़ना है। विराम और मोशन आपको समझ में आ गया, अब पढ़ना है अदिश और सदिश। तो अदिश और सदिश में बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, कुछ नहीं होता है। आपको याद रखना है एदिश, एदिश, एदिश का मतलब है कि दिश से बन गया दिशा और ऐसे बन गया नहीं है। तो मतलब जिसमें दिशा नहीं है तो वही राशियाँ क्या कहलाएंगी हमारी, जिसमें भी दिशा नहीं है वो राशियाँ क्या कहलाएंगी हमारी, अदिश राशियाँ, जिसको इंग्लिश में हम स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और सदिश का मतलब है जिसमें क्या रहेगी, दिशा रहेगी, तो वो कैसी राशि कहलाएंगी, सदिश राशि कहलाएंगी। तो अभी तो आपको डेफिनेशन बताई, अब मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। सपोज करो आपसे कोई लंबाई पूछ रहा है, आपकी लंबाई कितनी है, बोलोगे आप 5 फुट है। तो आपने लंबाई बताई 5 फुट, तो आप बोलोगे 5 फुट है। तो आप ये थोड़ी बताओगे 5 फुट मेरी इस डायरेक्शन में है, 5 फुट इस डायरेक्शन में है। तो जहाँ भी आपको ऐसी क्वांटिटी दिखे, ऐसी राशि दिखे जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, परिणाम हो, परिमाण हो, मैग्नीट्यूड हो, क्या नहीं हो, डायरेक्शन ना हो, तो वो कैसी राशियाँ कहलाएंगी, हमारी अदिश राशियाँ कहलाएंगी। अब डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है एवं दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशि कहलाते हैं। मतलब सपोज करो आपसे कोई पूछ रहा है आपकी लंबाई कितनी है, तो आपने बता दी 5 फुट, तो क्या हुआ, आप परिमाण बता रहे हैं, ना कि दिशा बता रहे हैं। तो जिसमें भी आप मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा दोनों बताएंगे वो कैसी राशि कहलाएंगी, सदिश राशि। देखिए जैसे लंबाई में, लंबाई क्या है, एक अदिश राशि है, समय क्या है, एक अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, घनत्व, आयतन, कार्य शक्ति, ये सभी क्या है, अदिश राशि हैं। आप इसमें डायरेक्शन का जिक्र नहीं कर सकते। अगर आपसे कोई पूछता कि विस्थापन, तो विस्थापन, या मैं बोलता आपसे बल, तो भाई बल आपसे बोलेगा कि बल आपने 5 न्यूटन बल लगाया, तो आपसे बोलेगा कि वो किस डायरेक्शन में आप बल लगा रहे हैं। तो जिसमें भी डायरेक्शन होगी तो वो सदिश राशि होगी, और जिसमें डायरेक्शन नहीं होगी तो वो क्या होगी, अदिश राशि। तो अब इतनी सी बात याद रखनी है। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जिसको व्यक्त करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता हो तो वो क्या कहलाएंगी, हमारी अदिश राशि कहलाएंगे। और जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की जरूरत पड़े वो क्या कहलाएंगी, हमारी सदिश राशि। जैसे कि उदाहरण आप देख सकते हैं, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया। ये सभी आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ कि ये होते क्या हैं। ये जितने भी उदाहरण लिखे हुए हैं ना, ये सारे मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। आप उस चीज़ की टेंशन ना लें, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो ये अदिश और सदिश समझ में आ गया आपको, गति समझ में आ गया, विराम समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, किसकी तरफ चलते हैं, अब दूरी को समझते हैं। दूरी क्या होती है, तो दूरी क्या होती है, सपोज करो ये आपका घर है और ये आपका क्या है, स्कूल है। ये आपका घर हो गया, जी लिख दिया, ये आपका स्कूल हो गया, एस लिख दिया। तो मैं आपको दूरी और डिस्प्लेसमेंट में दोनों में अंतर बता रहा हूँ। क्या अंतर होता है, डिस्प्लेसमेंट दूरी और डिस्टेंस दूरी होती है और डिस्प्लेसमेंट हमारा विस्थापन होता है। तो इन दोनों में मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, अंतर बताने वाला हूँ, बेसिकली अंतर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए, दूरी की अगर हम बात करते हैं, सपोज करो आपको अपने घर से कहाँ जाना है, स्कूल जाना है। तो आप इस तरीके से चले और इस तरीके से घूमते घूमते, इस तरीके से घूमते घूमते कहाँ पहुँच गए, आप स्कूल पहुँच गए। तो दूरी का मतलब होता है
कि जिस भी रास्ते से आप गए, आपको घर से कहाँ गए, स्कूल, तो घर से स्कूल के लिए जितनी भी आप किसी इस रास्ते भी जाएंगे तो ये भी क्या होगी, दूरी। इस रास्ते से इस तरीके से घूम के गए, ये भी क्या होगी, दूरी। तो मतलब आप जिस पोजीशन से आपने चलना स्टार्ट किया है और जहां आप जा रहे हैं वहां पहुंचने की जो कुल लंबाई होगी, मतलब रास्ते की जो कुल लंबाई होगी, टोटल लंबाई होगी, वो क्या कहलाएगी, हमारी दूरी कहलाएगी। घर से स्कूल गए आप, अब वो किसी भी रास्ते से जाओगे तो वो क्या कहलाएगी, आपकी दूरी कहलाएगी। आपको इतनी सी बात याद रखनी है, रास्ते की कुल लंबाई क्या कहलाती है, हमारी दूरी कहलाती है, ठीक है। तो फिर इंग्लिश में भी मैंने लिखा हुआ, द टोटल लेंथ ऑफ द वेज इज़ कॉल्ड डिस्टेंस, मतलब जो रास्ते की कुल लंबाई है उसी को क्या कहते हैं, हम दूरी कहते हैं। अब दूरी में और विस्थापन में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आपका घर है और घर से कहाँ जा रहे थे आप, स्कूल जा रहे थे। तो जो दूरी की बात करते हैं, दूरी में तो आप किधर से भी घूम के जाएंगे, स्कूल पहुंचना है ऐसे भी जा सकते हैं, तो सभी क्या कहलाएंगे, दूरी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, जो इस घर और स्कूल के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगी ना, जैसे डायरेक्टली ये इस तरीके से आप जाएंगे तो सबसे मिनिमम डिस्टेंस होगी, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये है कि रास्ते की जो न्यूनतम दूरी होगी, सपोज करो आपको घर से अपने से स्कूल जाना था, तो अगर आप इधर उधर घूम के जा रहे हैं तो मतलब टोटल ट्रैवल करके जा रहे हैं, वो क्या कहलाएगी, दूरी। लेकिन जो आपकी जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच की, वही क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि क्या है कि आपको कहाँ जाना है, यहाँ से आप चले यहाँ जाना है, तो आप घूम कर जाएंगे इधर कर तो दूरी कहलाएगी, आप डायरेक्टली ऐसे जाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ है, देखिए दूरी क्या है, हमारी अदिश राशि है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन होती नहीं है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो क्या है, यह है एक सदिश राशि, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पता होता है कि अगर आपको ऐसे जाना है ना, यहाँ से यहाँ जाना है तो आप ऐसे ही जाएंगे, आप ऐसे नहीं जा सकते घूम के, तो ये क्या हो जाएगी, दूरी। मतलब जो रास्ते की कुल लंबाई होती है उसे दूरी कहते हैं, जो रास्ते की न्यूनतम दूरी होती है उसी को क्या कहते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए याद रखना है, दूरी का मात्रक भी क्या होता है, हमारा मीटर होता है, और डिस्प्लेसमेंट का मात्रक भी क्या होता है, मीटर होता है। और लेकिन दूरी हमारी कैसी है, अदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा नहीं है, और डिस्प्लेसमेंट में हमारी दिशा है, तो इस वजह से क्या हो गई, सदिश राशि होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इतनी सी बात याद रखनी है, सदिश का मतलब हो गया दिशा, और मतलब दिशा है इसके अंदर, अदिश में क्या है, दिशा नहीं होगी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो आपको दूरी और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझ में आ गया, सदिश और अदिश समझ में आ गया, और उसके बाद विराम और गति आपको समझ में आ गया, सदिश समझ में आ गया, दूरी डिस्प्लेसमेंट। अब आते हैं, देखिए चाल क्या होती है, चाल क्या होती है और वेग क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। दो करके एक साथ पढ़ा रहा हूँ, ऐसे ही आपको याद रखने हैं ये, और डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आज की क्लास है ना, इससे आप देख लेना, 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी क्लास है। और इसके बाद जब मैं आपको न्यूटन्स के लॉ बता रहा हूँ ना, जो गति के नियम है, वो आप क्या है कि बहुत आराम से समझ लेंगे। ये अगर बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, चाल क्या होता है। चाल का मतलब क्या होता है, स्पीड। स्पीड का मतलब है कि जो आपने कुल दूरी चली है, मतलब दूरी बटे समय, मतलब सपोज करो आप ये 5 किलोमीटर आपने चले, तो 5 किलोमीटर जाने में आपको 1 घंटा समय लगा, तो 5/1 कर देंगे तो आपकी चाल क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। इसका मतलब ये आपको ये याद रखना है कि जो हमारी चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है, कि दूरी आपने कितनी चली और उस दूरी को चलने में कितना समय लगा, वही आपकी क्या होती है, चाल होती है। और चाल से रिलेटेड आपके क्वेश्चन, स्पीड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रेन वाले चैप्टर में भी, और टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी, और फिजिक्स में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब चाल क्या है, दूरी क्या है, एक हमारी अदिश राशि है, तो चाल भी क्या होगी, हमारी अदिश राशि होगी। उसके बाद में आपको क्या निकालना है, इसका यूनिट निकालनी है कि चाल का मात्रक क्या होता है। देखिए दूरी को पता है, दूरी का मात्रक होता है मीटर, तो मीटर लिख दिया, और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो ये आपने लिख दिया इस तरीके से। इसको जब आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। रटना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे मैं निकाल रहा हूँ ना इसी तरीके से। देखिए ऊपर मीटर हो गया, नीचे सेकंड हो गया, और सॉल्व करके क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड। क्या आ गया, स्पीड का मात्रक क्या आ गया, मीटर प्रति सेकंड आ गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन याद रखने हैं, समझना है, इनको रटना नहीं है। अगर रटोगे तो आप भूल जाओगे, अगर एग्जाम में कन्फ्यूजन आपको होगा ही होगा, तो बहुत अच्छे से समझना है। ये नोट्स भी मैं आपको दे दूँगा, आप देख लेना। और जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना, साइंस के लिए बहुत कुछ है, ये इनफ रहेगा, इससे ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाल में क्या था, कुल दूरी बटे कुल समय, लेकिन वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन बटे समय। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, हमारा वेग होता है, लेकिन दूरी बटे समय क्या हो जाता है, हमारा चाल हो जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यूनिट दोनों की क्या होती है,
सेम होती है, यूनिट क्या होती है, दोनों की सेम होती है। लेकिन विस्थापन क्या है कि हमारी सदिश राशि है, तो हमारी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, एक सदिश राशि हो जाएगी। ठीक है, यूनिट क्या हो गई, मीटर प्रति सेकंड हो गई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, वेलोसिटी और वेग में दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, और विस्थापन और दूरी में डिफरेंस समझ में आ गया, और सदिश और अदिश में डिफरेंस समझ में आ गया, और आपको गति और मोशन में डिफरेंस समझ में आ गया। सारी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी, अगर याद नहीं हुई है तो एक बार और वीडियो देख लेना, तो हमेशा के लिए याद। देखिए अब चलते हैं द्रव्यमान के बाद, द्रव्यमान की तरफ। द्रव्यमान क्या होता है, देखिए जो प्रत्येक कण होता है, प्रत्येक कण में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या करता है, जगह घेरता है। द्रव्यमान कुछ नहीं होता है, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो जो भी स्थान जो जगह घेरता है वही क्या होता है, द्रव्यमान। मतलब जो साइज होता है ना किसी भी चीज़ का, वही क्या होता है, द्रव्यमान होता है। तो एक बात आपने सुनी होगी, आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से क्या कभी नहीं बदलता, तो आपको याद रखना है द्रव्यमान सदैव समान होता है। क्योंकि अगर सपोज करो वस्तु का साइज ये था, तो आप इसको वस्तु को लेके आप कहीं भी चले जाएं तो वस्तु का साइज तो चेंज नहीं होगा। क्योंकि भाई जो द्रव्यमान क्या होता है, जो जगह घेरता है वही क्या कहलाता है, हमारा द्रव्यमान कहलाता है। तो सपोज करो वस्तु का साइज इसका ये था, आप इसको अंतरिक्ष पे ले जाएं या कहीं भी ले जाएं तो इसका साइज कभी चेंज नहीं हो सकता। तो इसी वजह से द्रव्यमान क्या रहता है, सदैव समान रहता है। तो द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। और द्रव्यमान कैसी राशि है, एक अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान में क्या दिशा नहीं होती है। ठीक है, और इसकी यूनिट की बात होते हैं तो यूनिट क्या होती है द्रव्यमान की, किलोग्राम में हम इसको नापते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। एक्सीलरेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या होता है, आपको ये याद रखना है। तो जो वेग में हमारे में परिवर्तन हो रहा है, आपने पढ़ा वेग क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है और कितने समय में हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन अपॉन समय क्या हो रहा है, हमारा वेग कहलाता है। उसके बाद एक्सीलरेशन क्या है, जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ना, और कितने समय में वो परिवर्तन हो रहा है, उसी को क्या बोलेंगे, हम त्वरण बोलेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो कितना वेग में परिवर्तन हुआ और कितना समय लगा, यही क्या कहलाता है, हमारा त्वरण कहलाता है। ठीक है, तो ये अगर आपका इसको डोनेट करते हैं, त्वरण को क्या लिखते हैं, हम ए से लिखते हैं, और वेग क्या हो गया हमारा v हो गया, और समय क्या हो गया हमारा t हो गया। तो वेग का मात्रक ऑलरेडी आपको पता है मीटर प्रति सेकंड होता है, और अपॉन में टाइम आ जाएगा, मतलब टाइम को हम सेकंड में नापते हैं। तो सॉल्व करने के बाद इसकी जो यूनिट आ जाएगी ऐसे लेंगे, मीटर प्रति स्क्वायर आ जाएगी। तो त्वरण की यूनिट क्या होती है, मीटर प्रति स्क्वायर होती है। ये मैंने यहाँ पे निकाल के, देखिए मैंने यहाँ पे निकाल के यूनिट इसकी बताई हुई है। इस तरीके से ही आप यूनिट निकालेंगे तो आप हमेशा के लिए आपकी यूनिट याद रहेगी, और कभी भी आपको कोई रटने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, आवश्यकता पड़ेगी नहीं। आप इनको लिख के अच्छे से याद करें क्या त्वरण होता है। कि मैं भी अपनी एक्सप्लेन करने की पूरा प्रयास कर रहा हूँ, अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप पर्सनली आप पूछ सकते हैं कॉल करके या मैसेज करके। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यदि a = 0, मतलब यदि त्वरण 0 है तो चाल क्या होगी, समान होगी। भाई जब वेग से, सपोज करो वेग से वस्तु जा रही थी, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही थी। जब 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही थी तो त्वरण में उसका कोई चेंज हुआ ही नहीं, मतलब वेग में जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड से ही जाती रहेगी। तो त्वरण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। त्वरण हमारा जब भी होगा जब वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। सपोज करो पहले 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार थी, उसके बाद क्या हुआ कि रफ्तार आपने 6 मीटर प्रति सेकंड कर दी। तो इसका मतलब ये है कि जो आप जैसे बाइक चला रहे थे, तो बाइक की क्या है कि आप रफ्तार चेंज कर रहे हैं, कभी बाइक की रफ्तार घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो उसमें क्या है कि एक्सीलरेशन आपका घट बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, जो वेग में परिवर्तन होता है उसी की दर को क्या कहते हैं, हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, और यूनिट आपकी क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। यदि त्वरण हमारा 0 है तो इसका मतलब ये चाल हमारी समान हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे चल के बोल रहा है संवेग क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। तो संवेग को इतना सा याद रखना है, संवेग का मतलब होता है जो द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, हमारा संवेग। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान है, सपोज क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल भी आते हैं, किसी वस्तु का द्रव्यमान है 5 kg और वेग है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। संवेग बताइए उसका संवेग क्या होगा। तो आपको इतना सा बात याद रखनी है, इतनी सी बात याद रखनी है, जो संवेग होता है द्रव्यमान इंटू वेग होता है। और द्रव्यमान को आपको पता है आप m से लिखते हैं और वेग को आप v से लिखते हैं। तो द्रव्यमान की यूनिट होगी किलोग्राम और वेग की यूनिट होगी मीटर प्रति सेकंड। तो आपका सॉल्व होके क्या आ गया, आपका आ गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, आपका सॉल्व होके आ गया। ठीक है, और ये क्या है, एक सदिश राशि है, क्योंकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है, तो संवेग भी क्या हो जाएगी हमारी
सदिश राशि हो जाएगी। तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग क्या होता है, हमारा संवेग होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट है, इसके बाद नहीं है, ये आवेग आपको पढ़ना है। आवेग क्या होता है, तो आवेग का मतलब होता है जब कोई बहुत ज़्यादा बल, सपोज करो ये क्या है, कोई वस्तु है और हमने इस पर बहुत ज़्यादा भारी बल लगाया और वो बहुत थोड़े से समय अंतराल के लिए लगाया, तो जो उस बल का और उस समय का जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, हमारा आवेग कहलाएगा। संवेग में क्या होता है, द्रव्यमान इंटू वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। लेकिन आवेग में क्या होता है, जो फोर्स होता है, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है, आवेग होता है। जब कोई बड़ा बल किसी वस्तु पर छोटे समांतराल के लिए कार्य करता है तो वो क्या कहलाता है, हमारा आवेग कहलाता है। तो आवेग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो फोर्स आपने लगाया है और कितने समय के लिए लगाया, ये डेल्टी मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि कोई भी छोटे चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए आप उसमें डेल्टा लगा देते हैं साथ में। तो आवेग क्या हो गया, हमारा फोर्स इंटू टाइम हो गया। तो आप इसकी यूनिट निकाल लेंगे बड़े आराम से। तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो अगर आपसे कोई बोले तो आवेग की यूनिट क्या हो जाएगी, हमारी न्यूटन सेकंड हो जाएगी। या फिर आप दूसरी यूनिट भी याद रख सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड। तो ये भी आप निकाल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किन दो की क्या है, विमा डायमेंशन हमारी सेम होती हैं। तो आपको याद रखना है संवेग की और आवेग की दोनों की क्या डायमेंशन हमारी समान होती हैं। और डायमेंशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको यूनिट एंड डायमेंशन वाला जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, जो मतलब बेसिक फार्मूला होते हैं जिसमें, तो उसमें मैं आपको सारा एकदम क्लियर कर दूंगा। तो आज मैंने आपको क्या बताया, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको बताया है कि विराम अवस्था क्या होती है, गति की अवस्था क्या होती है, और उसके बाद अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है। ठीक है, अब एक बार रिवीजन करते हैं फिर से, आप देखना आपको कितना याद है। देखिए, अगर आपसे बोल रहा है विराम अवस्था क्या होती है, विराम का मतलब ये है जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष क्या है, रुकी हुई है, मतलब मोशन नहीं कर रही है, तो कैसी अवस्था हो जाएगी, वो विराम अवस्था हो जाएगी। उसके बाद गति का मतलब है कि सपोज करो कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष में क्या कर रही है, अपनी पोजीशन में चेंज कर रही है, मतलब तो वो क्या हो जाएगी, हमारी वो वस्तु गति में कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया अदिश राशियाँ क्या होती हैं। अदिश राशियाँ वो होती हैं जिनमें क्या है, दिशा नहीं होती है, वो सारी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड या परिमाण की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाती हैं, हमारी अदिश राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है, अब सदिश राशि की बात करते हैं। सदिश का मतलब सदिश, सदिश का मतलब दिशा। जिन भी राशियों में क्या होती है, दिशा होती है, वो क्या कहलाती हैं, हमारी सदिश राशि कहलाती हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया दूरी क्या होती है। दूरी का मतलब होता है रास्ते की कुल लंबाई को क्या कहते हैं, आप दूरी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो रास्ते की न्यूनतम दूरी है, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द वे क्या कहलाती है, उसको विस्थापन हम कहते हैं उसको। ठीक है, चाल क्या होता है, कुल दूरी कितनी चली और कितना चलने में उसे समय लगा, ये क्या होती है, दूरी बटे समय क्या होती है, हमारी चाल होती है। उसके बाद वेग में आपको याद रखना है, वेग और चाल में इतना सा डिफरेंस हो रहा था कि उसमें तो हम कुल दूरी बटे समय कर रहे थे, इसमें क्या करेंगे, विस्थापन बटे समय। तो वो ये क्या कहलाएगा, हमारा वेलोसिटी कहलाएगा। याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं भाई, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं थोड़ा स्पीड से बोल रहा हूँ क्योंकि मैं दोबारा रिवीजन कर रहा हूँ, इसका पहले एक बार बता दिया है। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या होता है, मास क्या होता है, प्रत्येक कण में द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या करता है, जगह घेरता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि वह क्या है जो कभी नहीं बदलता, वो द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। कहीं भी आप इसको ले जाएंगे तो द्रव्यमान हमेशा समान रहेगा। ठीक है, इसकी यूनिट किलोग्राम होती है। द्रव्यमान क्या है, एक अदिश राशि, क्योंकि द्रव्यमान में भाई कोई दिशा तो होती नहीं है। जैसे 5 kg द्रव्यमान, तो किस दिशा में है, तो दिशा का तो कोई मैटर है नहीं ना। आपको समझ में आ रही है ना, समझ में ना आए तो भाई बता देना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद त्वरण की बात करते हैं, मतलब वेग में कितना परिवर्तन आ रहा है और कितने समय में आ रहा है, वही क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेलरेशन त्वरण कहलाएगा। सपोज करो अगर त्वरण हमारा 0 है तो चाल कैसी हो जाएगी, हमारी एक समान चाल हमारी कहलाएगी। उसके बाद मैंने आपको संवेग बताया। संवेग क्या होता है, हमारा द्रव्यमान इंटू वेग क्या कहलाता है, हमारा संवेग कहलाता है। P इंटू एम वी, इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आते हैं, करा दूंगा आपको, डायरेक्टली आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, आवेग मैंने बताया। आवेग का मतलब है, सपोज करो कोई बहुत बड़ा बल लगाया आपने, बहुत थोड़े से समय के लिए, अल्प समय के लिए अगर आपने कोई बल लगाया तो वही क्या कहलाएगा, हमारा आवेग। मतलब फोर्स इंटू टाइम क्या कहलाता है, हमारा आवेग कहलाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है या आप PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप क्या करेंगे, हाई लिख के मैसेज सेंड करेंगे 8006374568। इस नंबर पर आप हाई लिख के मैसेज करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक चला जाएगा। तो मैं आपको ये PDF दे दूंगा, आप PDF का इसका रिवीजन कर लेना। देखिए, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक बार फिर से दिखा देता हूँ।
तो इस पे आप मैसेज कर देना, PDF आपको मिल जाएगी। और क्रैश कोर्स चल रहा है, इसी तरीके से रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी आपको। बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, सभी को सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो जिस भी भाई बहन ने लास्ट तक वीडियो देखी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हैं, कोई भी डाउट है क्लास से रिलेटेड, तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए।